हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में मैं बताऊंगा भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह जो थे एक क्रांतिकारी देशभक्त थे भारत के। उन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी और उनको अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी। क्योंकि अब हम आज इसके बारे में बात करें, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें हैं इतिहास की, उसके बारे में बात करते हैं। तो भगत सिंह के जो माता पिता थे, जो चाचा भी थे, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, ये लोग भी एक क्रांतिकारी थे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह जो जब पैदा हुए थे तो एक अंदर से उनके था कि क्योंकि भारत देश उस समय गुलाम था, तो भारत देश गुलाम होने की वजह से तो उनकी भारत देश के लोगों को फ्रीडम नहीं उतनी मिल पाती थी। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे से अपना कदम और अपने लोगों को आज़ाद करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें करी, जिससे मतलब कि भारत देश आज़ाद हो पाया। सबसे पहले मैं ले चलूँगा कुछ इतिहास के पन्नों पर। जैसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। भारत का कानून का एक खाका तैयार किया, जैसे मतलब एक प्रोफार्मा तैयार किया जाता। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि आप ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आप जैसे किसी एग्ज़ाम में आप यूज कर सकते हैं। 1919 में रोलेट एक्ट आया, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया। इस सुधार में क्या था कि अंग्रेज़ों ने ऐसा कानून बनाया था बिना किसी कार्यवाही के, अगर किसी पर भी मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई भी ऐसा भारत का नागरिक है जो मतलब उनके खिलाफ जाता था, तो उसको तुरंत पकड़ो, जेल में डालो। तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जो जैसे सत्यपाल और मलिक और किचलू प्रोटेस्ट, मतलब इन लोगों को जेल में डाल दिया था। मतलब इसीलिए वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको प्रोटेस्ट करते, जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो जनरल डायर जो था, तो वो सारे जो अंग्रेज सैनिक थे उसके चारों तरफ, जलियांवाले बाग के चारों तरफ उनको सबको लगा दिया, बंदूक लेकर तैयार कर दिया। उसके बाद सभी को फायरिंग करने के लिए कर दिया। तो सभी लोग, जितने भी लोग थे, बहुत पूरी लाशें बिक गई हैं। ऐसा ही मतलब पूरा एकदम खतरनाक सा सीन हो गया था कि लोग इतने ज़्यादा खून हो गया था। और वहाँ पे एक कुआं था, लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में जाके कूद गए। और अभी भी लोग मतलब कि देखते हैं, अगर कुएं से आप पानी निकालेंगे या कुछ भी निकालेंगे, उसमें कुछ ऐसी खून की बूंदें होंगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ, इसमें बहुत इतने सारे लोग उसमें मरे थे, क्योंकि लोग अपनी जान बचाने के लिए उसमें कूद गए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसको देखते हुए गांधी जी ने एक मास मूवमेंट, गांधी जी के पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, तो वो उन्होंने अपना पंजाब की तरफ अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, वहाँ से जहाँ भी रहते थे वो। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो अब आता है 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड में भी तब फिर गांधी जी ने अपना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको बंद कर दिया। फिर 1923 में क्या हुआ, जो भगत सिंह थे, क्योंकि भगत सिंह अभी कितने साल के हुए, 1907 में पैदा हुए और 1923 में लाहौर में स्टडी कर रहे थे। लाहौर में स्टडी करते हुए उनको पहले से भी वो देशभक्त थे और उनके घर में भी बहुत सारे लोग देशभक्ति से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने स्कूल से ही तुरंत चले गए वहाँ पर, जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो वहाँ पे गए, उन्होंने मिट्टी ले आई अपने घर में, जहाँ पे गॉड मतलब भगवान की जो तस्वीरें रखी होती हैं, वहाँ पे उन्होंने रखकर उसकी पूजा करते थे। आगे क्योंकि 23 मार्च 1921 को 3 लोगों की, जो भारत के एक रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, उन 3 लोगों का मैं नाम बताऊँगा, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, क्योंकि इन तीनों लोगों को फांसी दी गई। तो मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और जो सरदार भगत सिंह से रिलेटेड है, और जो इतिहास के कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनके मतलब जो सरदार भगत सिंह थे, उनके खिलाफ अंग्रेजों के साथ मिल करके उन लोगों ने गवाही दी, जिससे उनको फांसी हुई। तो आगे बात करते थे। फांसी के समय वो कहते थे, कभी वो दिन भी आएगा, कभी वो दिन भी आएगा कि आज़ाद होंगे हम, कभी वो दिन भी आएगा कि आज़ाद होंगे हम। यह अपनी ज़मीन होगी, यह अपना आसमान होगा, यह अपनी ज़मीन होगी, यह अपना आसमान होगा। शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बार मेले, शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बार मेले। वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। कभी वो दिन भी आएगा कि आज़ाद होंगे हम, यह अपनी ज़मीन होगी, यह अपना आसमान होगा। शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बार मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। तो ये उस समय की बात है जब वो फांसी पर चढ़ने या बहुत वैसा मोमेंट था, तब उन्होंने ऐसी बातें
कर रहे थे, सोच सकते हैं कि आप इस समय मतलब कि वो उस समय कितना देशभक्त थे, मतलब कि बहुत अच्छे से वो अपने राष्ट्र को ऐसा चाहते थे कि भारत देश एक पूर्ण स्वराज हो। गांधी जी चाहते थे एक दूसरे तरीके से वो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, तो उसके बारे में बाद में बात करूँगा। तो 1924 में जो HRA होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA का जो संगठन है उससे ये जुड़े हुए थे, क्योंकि भगत सिंह इन सब से वो एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट करना चाहते जिससे भारत एक पूर्ण स्वराज हो। और 1927 में काकोरी कांड हो गया। काकोरी कांड आप जानते हैं, क्योंकि उसमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और जो भी HRA के लोग थे, वो लोग मिलकर के इस काकोरी कांड को अंजाम दिए थे। और 1927 में ही साइमन कमीशन आ गया, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की जो सरकार थी वो बदल गई। जब सरकार बदल गई तो जैसे होता है ना 10 साल के बाद एक नया कानून आएगा, तो पहले तो 1909 में आया, पार्लियामेंट सुधार 1909 में आया, फिर 1919 में आया, अब 1929 में आना चाहिए था। 1929 में आना चाहिए था, तो इसलिए तो जब सरकार बदल गई तो 1927 में ही आ गया। तो साइमन कमीशन 1927 में ही आ गया। और जो भगत सिंह थे वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, तो लेकिन हुआ ऐसा कि इसी में जब जो गोलमेज परिषद थी, जैसे गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी, तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से फेल हुई, क्योंकि उसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए हुए थे, पहली, दूसरी, तीसरी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए हुए थे। तो अब हुआ यूँ कि गांधी जी का कहना था कि वो मतलब कि पूर्ण स्वराज की बात नहीं करते थे, इसीलिए गांधी जी और भगत सिंह के बीच में थोड़ा सा मतलब कि 19-20 का आंकड़ा रहता था, क्योंकि उनके जो विचार थे मिलते नहीं थे। क्योंकि जो भगत सिंह थे उनका कहना था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, अंग्रेज उसमें शामिल नहीं होने चाहिए, और गांधी जी पार्शियल इंडिपेंडेंस की बात करते थे, वो दूसरे तरीके से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। तो इसीलिए तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुरी तरीके से फेल हो गई। तो अब क्या हुआ, जब 1927 में साइमन कमीशन आ गया। जब साइमन कमीशन आ गया तो लाला लाजपत, साइमन कमीशन में ये भी था, मतलब जैसे मांटेग्यू, मैं बता दूं, जो 1927 में साइमन कमीशन आया तो उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। तो साइमन कमीशन को लाला लाजपत राय ने बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट मतलब कि उन्होंने उसके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो लाला लाजपत राय तो ऐसा करने लगे। तो अब क्या हुआ, जेम्स ए स्कॉट जो है उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो लाठीचार्ज करवा दी। आपने देखा होगा कभी लाला लाजपत राय की, तो उसमें बहुत बुरे तरीके से उनको लग जाती है चोट। तो चोट लग जाती है तो उनके सर में चोट लग जाती है। जब सर में चोट लग जाती है वहाँ से बहुत ज़्यादा खून हो जाता था। 1927 से 1928 में आते आते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब लोग तो मतलब कि सरदार भगत सिंह और सब जो लोग थे वो लोग सोचे कि अब लाला लाजपत राय हमारे नेता की मृत्यु हुई है तो उसका बदला लिया जाए। अब क्या हुआ, भगत सिंह ने सोचा कि अब बदला लेना है। उन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई, एक साजिश के थ्रू, मतलब कि एक प्लान के थ्रू उन्होंने क्या किया कि एक पूरा बढ़िया सा प्रोफार्मा क्रिएट किया कि जिसमें कितने सारे लोग थे, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और दुर्गा देवी थी और जय गोपाल था। तो जय गोपाल का जो काम था तो 6728 जो उसकी गाड़ी का नंबर था तो उसको याद रखना था, लेकिन इसने दगा दे दिया था। तो जॉन बी सॉन्डर्स को गोली मार दी। जिससे क्या होता है कि इसमें एक अच्छे तरीके से प्लानिंग करके जो सॉन्डर्स की हत्या कर दी जाती है, मतलब गोली मार दी, तो सॉन्डर्स मर जाता है। दोस्तों अब जॉन बी सॉन्डर्स को गोली मार दी जाती है तो वो मर जाता है। तो अब क्योंकि जब गोली मार दी गई थी तो अब क्या हुआ कि जैसे कुछ भारतीय भी सैनिक थे, तो सैनिक क्या थे, दौड़ा लिए इनको, चंद्रशेखर आज़ाद को दौड़ा लिए। तो अब क्या किया, जब चंद्रशेखर आज़ाद का भी कहना ये था कि हम किसी भारतीय पर गोली नहीं चलाएंगे। अब क्या हुआ कि उसको तब वो दौड़ा हुए, मतलब ज़बरदस्ती दौड़ा हुए। अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने उसके ऊपर भी गोली चला दी, लेकिन फिर वहाँ से वो लोग बच के भाग गए। अब क्या हुआ, 19 दिसंबर 1928 में सुखदेव, दुर्गा देवी की मदद से कलकत्ता से वो लोग क्या किए, आगरा चले गए। आगरा में अब मीटिंग होती है तो उसके बारे में बात करते हैं। कलकत्ता में अब तो रह नहीं सकते क्योंकि सॉन्डर्स की हत्या हो गई है और उनको पुलिस कभी पकड़ सकती है, इसलिए वो लोग अपना हुलिया बदल करके, जैसे क्या है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद से एकदम सूट बूट टाइट करके बढ़िया से बंदूक, मतलब कि जो किसी ट्रेन से, और जो साधुओं का झुंड जा रहा था वहाँ से वो मुझसे चले गए। तो और सभी लोग मतलब ऐसे करके वो लोग भी निकल गए जो कि आगरा में पहुँच गए। अब हम बताते हैं एक जो दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, असेंबली बॉम्ब केस। मतलब जो असेंबली थी, दिल्ली की असेंबली, वहाँ पे उन्होंने बॉम्ब कैसे फेंका वो सब के बारे में बात करते हैं। अब
जो 10 साल में जो नया कानून आता था, जिसे 8 अप्रैल 1929 में लॉर्ड इवरिन जो थे वो एक नया कानून लाए। कि कानून क्या था? पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट। पब्लिक सेफ्टी में ये था कि जो सैनिक थे, मतलब जो सैनिक काम करते थे उनके साथ, जो अंग्रेज थे उनके साथ जो सैनिक काम करते थे, उनको एक सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। और ट्रेड डिस्प्यूट, जैसे जो अंग्रेज़ों को जैसे खाना पूर्ति के लिए जैसे जो काम है बहुत तगड़े से, मतलब जैसे लगभग 20-20 घंटा थी, जितना भी घंटा हो सकता था लोगों से, बच्चों से, जितना भी वो लोग प्रताड़ित कर सकते थे, इतना काम करवाते थे। और एक ये चीज़ थी लेबर, मतलब कि जो तुम लोग संगठन नहीं बनाओ, जैसे जो काम करते थे लेबर लोग, जैसे उसमें लेबर ही कहा जाता था, जो लोग थे तो लोगों को ये कहा जाता वो लोग अपना संगठन नहीं बना सकते, मतलब कि अगर संगठन बनाएंगे तो प्रोटेस्ट करेंगे, भी इतना काम होता था। अब क्या हुआ कि आगरा में मीटिंग चल रही थी, राम शरण और बटुकेश्वर दत्त, जो बीके दत्त हैं, बटुकेश्वर दत्त, अब इन लोगों को चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि आप लोग बॉम्ब की जो प्लानिंग है, बॉम्ब को ले जा करके असेंबली में फोड़ोगे, कि बम जो होगा लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस ऐसे, बस उनको ये करना था कि जो अंग्रेज थे उनको ये बताना था कि ऐसा नहीं है, कैसे सीधे तरीके से नहीं होगा, आप जो चाहोगे वही नहीं होगा, हम लोग भी उसमें शामिल होंगे। तो राम शरण और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों को वहाँ पे बम को ले जाना था। अब क्या हुआ, सुखदेव सर जी ने ये कहा कि जो भगत सिंह थे, भगत सिंह को मोटिवेट किया, भगत सिंह नहीं जा रहा है, भटे तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं है, देशभक्ति की भावना खत्म हो गई है, तुम बम नहीं फोड़ रहे हो, ये हो गया वो हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें कर दी। तो चंद्रशेखर आज़ाद भी थोड़ा सा वो हुए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को भी लगता था कि जो भगत सिंह है ये क्योंकि बहुत पढ़ाई करते थे तो उनके पास नॉलेज भी थी, और मतलब कुछ प्लानिंग करने की और सब चीज़ें करने की, क्योंकि ये क्रांतिकारी आदमी थे ना, तो उनके पास ये सब सारी चीज़ें थी। तो क्या हुआ, सुखदेव कन्विंस कर गए कि चलो ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त तो ये दोनों वहाँ पे बम जाके फोड़ेंगे। तो ये लोग किसी भी तरीके से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। 6 अप्रैल 1929 को भगत सिंह जाते हैं असेंबली में, एक बम फोड़ देते हैं। देखिए अब क्या हुआ, दोनों लोग पहुँच जाते हैं असेंबली में, कैसे कि बस ये देख लेते हैं, प्लान कर लेते हैं कि कहाँ पे, मतलब एक ऐसा स्पेस जहाँ पे थोड़ा खाली स्थान हो, वहाँ पे पहला बम फोड़ देते हैं। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद दूसरा बम फोड़ देते हैं। लोगों को अफरा तफरी, क्योंकि असेंबली है भैया, असेंबली में बहुत सारे लोग बैठे थे, एकदम अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे निकल के। तो क्या हुआ, अब पुलिस आती है, इन लोगों को क्या करती है, पकड़ कर लेके चले जाते हैं। अब पकड़ के क्या अरेस्ट कर लेते हैं लोग। तो ये लोग जब वो अरेस्ट हो रहे थे, ये एक बात कहते हैं कि बहरों को जगाने के लिए धमाके की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि जो अंग्रेज़ थे तो सुनते ही नहीं थे, क्योंकि भारतीयों का उसमें कुछ सुनते ही नहीं थे। तो अंग्रेज़ को क्या करना है कि बहरों को जगाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, ऐसा उनका नारा था। तो बहुत अच्छा था, तो उन्होंने ऐसा कहा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब का नारा दिया। अब उन लोगों को जेल हो जाती है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गाना गाते जा रहे थे, मतलब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त एक गाना गाते हैं, एक हलोरा उधर से आया, एक हलोरा इधर से आया, एक हलोरा उधर से आया, एक हलोरा उधर से आया, सारा उलट पुलट हो जाए, अंधकार जगत में छाए, नाश हो सत्यानाश की धूल, उड़ चले दाएं बाएं। इसका मतलब यह है कि एक बम उधर से फेंका, एक बम इधर से फेंका, और उसके बाद पूरा सत्यानाश हो गया, सब इधर उधर भागने लगे, उथल पुथल मच गई। अब भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ये दोनों लोग जेल में चले जाते हैं। अब भगत सिंह का जो वकील था, जो थे, उनका नाम है आसिफ अली। अटेम्प्ट टू मर्डर, जो कि जितने भी केस होते हैं भगत सिंह के ऊपर, बटुकेश्वर दत्त जो अंग्रेज लोग थे, ये लोग पहले से ही टारगेट कर रखे थे, अगर इन लोग को बस कोई एक गलती मिले हम इसको पकड़े तो ठीक है। अब उनके पास बहुत सारे चार्जर लगा के भगत सिंह को चांदनी चौक वाले पुलिस स्टेशन के पास, उनको वहाँ पे जेल में बंद, बटुकेश्वर दत्त को दूसरे स्टेशन पे, दोनों को अलग अलग करके ले गए। अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो सुखदेव को पता चलता है, तो सुखदेव भैया जी बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर से और सब चीज़ें दुखी होते हैं, क्योंकि उनके कहने पर ही, मतलब कि उनको चंद्रशेखर आज़ाद जो थे तो उनको भेजे, क्योंकि उनका सीधा सा कहना था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। इसकी वजह से वो कहे कि ऐसा नहीं है कि वो गए कि और किसी को नुकसान भी नहीं हुआ, बस ये है अंग्रेज़ लोग उनको चाहते थे, बस इनको किसी भी तरीके से पकड़ा जाए। अब आता है जून 1929, ट्रायल शुरू। जैसे होता नहीं कि अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है या किसी भी जुर्म में पकड़ा जाता है तो ट्रायल चलते हैं, कि मतलब फिर आएगा वो गवाह देगा, फिर ऐसे ऐसे करके कई सारे, अगर उनकी बेल भी करानी थी तो उस समय सोचिए 1929 में
उसमें उस समय कितना पैसा लगा। तो उन्होंने जेल के लिए 50,000 रुपये की मांग की। ब्रिटिश लोग, जो अंग्रेज लोग थे, 50,000 रुपये की मांग की। आगे बात करते हैं, क्योंकि अब जून में ही जो अंग्रेज थे वो लोग भगत सिंह को लाहौर जेल में शिफ्ट कर देते हैं। जब लाहौर जेल में शिफ्ट कर देते हैं, उनको क्या, मतलब उनको, जैसे आप जेल में देखेंगे कभी भी, अगर कोई ऐसा ना हो कि कोई जेल में जाए, तो जेल में क्या होता है, एकदम गंदे तरीके से रहने का, खाने का, नहाने का और सब चीज़। जहाँ पे जैसे टॉयलेट करना है वहाँ पे उसी के जस्ट बगल में खाना बन रहा, उन्होंने देखा तो एकदम से मतलब वो उनको बहुत बुरा लगा। तो अब क्या हुआ, एकदम गंदे तरीके से सारी चीज़ें होती थी, क्योंकि जेल में आपको रोटियां हैं, कोई चूहे काकरोच खा रहे हैं, फिर वही दी जाती है, मतलब लोगों को दी जाती है जो मतलब वहाँ से जेल में रहते थे। तो ऐसा एकदम बुरा बर्ताव अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता था। तो अब ये सब चीज़ें बगल में चल भी रही हैं, और बगल में क्या हुआ कि जो पुलिस थी, सुखदेव और एचआरए के जो सदस्य थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लोग थे, उन सबको पकड़ लिया गया। अब उन सबको पकड़ के उनका अगला प्लान क्या था, जो पुलिस थी या वहाँ पे जो भी अंग्रेज़ लोग थे, वो अगला प्लान क्या है, ये सब चीज़ें करके उनको बहुत ज़्यादा थर्ड डिग्री, जैसे थर्ड डिग्री होता है अपने अभी भी होता है, थर्ड डिग्री देकर उनको बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे। तो ऐसा था, उन लोगों को भी पकड़ लिया गया। अब जो सरदार भगत सिंह थे, उन्होंने क्या किया, इस जेल में भी स्ट्राइक कर दिया। जेल में स्ट्राइक, क्योंकि खाने का अच्छे से नहीं है, ना तो वहाँ पढ़ने की चीज़ें, ना तो कुछ है, ना तो पेपर सही से मिल रहा है, ना तो उनको जो रोटियां हैं काकरोच खा रहे हैं, ऐसी वही सब चीज़ें, ऐसे सब चीज़ें हैं। तो जेल में उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, क्योंकि उनका सीधा मानना था पेट भर के खाना मिलना चाहिए, पेपर ऊपर मिलना चाहिए, क्योंकि उनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो उनका सीधा कहना था कि पेपर मिलना चाहिए और खाने पीने की चीज़ें मिलनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, हंगर स्ट्राइक, मतलब भूख हड़ताल कर दिया। उन्होंने लगभग 97 डेज के लिए 97 दिन तक भूख हड़ताल कर दी। तो उनका सीधा कहना था कि करना है या तो मरना है। तो आप, जैसे अंग्रेजों से वो सीधा सी बात है कि आप हमारी मांगे मानो, नहीं तो हम मर जाएंगे, लेकिन भूख हड़ताल नहीं। तो क्योंकि भूख हड़ताल तोड़ने के अंग्रेज भी बहुत सारे मतलब कि वैसे थे, बहुत गंदे तरीके से वो लोग बिहेव करते थे, क्योंकि उनकी क्या था कि उनके नाक में नली डाल के, मतलब दूध या पानी या विरस से, मतलब कि उनको ऐसा पिलाने के लिए, उनके पेट में जाने के लिए ऐसा करते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। अब क्या हुआ, ये सब चीज़ें चल रही थी। अब जो जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी जी थे और मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन लोगों को भी पता चली, क्योंकि पेपर में चीज़ें निकलती थी, तो ऐसा हो रहा है बर्ताव। तो अब इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो था, लेकिन ये लोग कुछ उतना खास कर नहीं पाए सरदार भगत सिंह के बारे में। अब 21 जून 1929 को क्या होता है, इसे एक बार छुट्टी की गई थी, मतलब कि सरदार भगत सिंह डे के बारे में डे मनाया गया था। मतलब 21 जून 1929 को भगत सिंह डे मनाया गया था। अब क्या हुआ, ये सब चीज़ें चली रही थी, तो उसमें जो जतिन दास की मृत्यु हो गई। मतलब जो एचआरए के मेन थे, उनकी मृत्यु हो गई। 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। अब आता है 5 अक्टूबर 1929 को हंगर स्ट्राइक खत्म हुई। मतलब कि जो भूख हड़ताल थी, भूख हड़ताल सरदार भगत सिंह जो किए थे, उसको ख़त्म कर दिया। अब सुभाष चंद्र, वहाँ पे कौन बहुत सारे लोग मिलने गए थे। सुभाष चंद्र बोस जी गए हुए थे मिलने के लिए, वो भी बहुत अच्छे आदमी थे। और लीगल एडवाइजरी धुनी चंद्र थे, और ब्रिटिश एडवाइजरी से, मतलब कि दो, जैसे कोर्ट की हियरिंग होती है तो दो अलग अलग जैसे एडवाइज़र होते हैं। जैसे लीगल एडवाइज़र धुनी चंद थे। धुनी चंद कौन था, ये सरदार भगत सिंह के लीगल एडवाइज़र थे। और ब्रिटिश एडवाइज़र जो ब्रिटिश के जो थे, उनका नाम था कार्डिन नोट। तो अब ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन जैसे कोर्ट की हियरिंग होती है तो आपको गवाह सबूत लाना पड़ता है। तो ब्रिटिश लोग ने मतलब कुछ भी कैसे भी करके उनको फंसाना चाहते थे बस। अब 5 लोग ऐसे थे जो एचआरए के ही थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के थे। वो लोग क्या करे, दगा दे गए। दगा जैसे मतलब कि धोखा कर गए उनके साथ, इसके साथ सरदार भगत सिंह के साथ। अब जैसे उनके मैं नाम 3-4 लोगों को मैं बता देता हूँ। उनका नाम है, ऐसे 457 विटनेस थे, 457 ऐसे लोग थे जिनके मतलब उनके खिलाफ गवाही दी है। जैसे ऐसे 3-4 लोगों का मैं नाम बता दे रहा हूँ, जिसका नाम है जैसे जय गोपाल है, कि आप जय गोपाल को पिछले भी मतलब अभी सुने होंगे, तो आप पिछले भी देखे होंगे जय गोपाल का नाम। और हंसराज बोहरा भी मतलब बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी तब। ये लोग ये भी क्या कहते हैं, उनके खिलाफ ही उनका जैसे अंग्रेजों के साथ मिलकर के, मतलब कि अंग्रेज भी बोले कि अगर आप लोग गवाही दे दोगे तो आप लोगों को छोड़ देंगे और इनको मतलब कि फांसी दे देंगे या कुछ भी। तो भगत सिंह को बहुत दुख हुआ। और एक और थे, इनका नाम है फर्नांडो नाथ घोष। तो भगत सिंह के खिलाफ ये कुछ लोग ऐसे थे, जैसे उनके खिलाफ गवाही दे दिए, तो भगत सिंह
तो भगत सिंह क्या कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक जो जज्बा होता है देशभक्त के अंदर कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक देशभक्त की जो उन्होंने बहुत अच्छी लाइन्स लिखी हुई हैं। अब आते हैं भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को मतलब इतने सारे विटनेस पेश करने के बाद उनको फांसी की सजा सुना दी जाती है 7 अक्टूबर 1930 को। 7 अक्टूबर 1930 को उनको फांसी की सजा सुना दी जाती है कि मतलब कि आप मतलब उस दिन लिख दिया जाता है कि इस मतलब आने वाली नेक्स्ट तारीख को आपको फांसी होगी। जो भी मतलब जो तारीख है डिसाइड किया, मतलब अंग्रेज लोग भी डिसाइड किए थे, जो भी मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने डिसाइड किया था 29 मार्च 1931 को, लेकिन 29 मार्च 1931 को किया था, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। जो फांसी की सजा थी वो 6 दिन पहले ही दी थी कि 23 को ही दी थी। अब चंद्रशेखर आज़ाद किसी भी तरीके से चाहते थे कि वो जो सरदार भगत सिंह है वो बाहर आ जाएं। कैसे भी हो मतलब उन्होंने प्लान किया कि नहीं जेल तोड़ देंगे, कुछ कर देंगे ऐसे से, जैसे मतलब उनको जस्ट बाहर निकाला जाए बस। कोई भी मतलब जो चंद्रशेखर आज़ाद ये चाहते थे भगत सिंह को फांसी नहीं होनी चाहिए। अब वो लोग तो ऐसा कुछ मतलब कर नहीं पाए, लेकिन क्या हुआ कि जो अगर गांधी जी जैसे गांधी इब्राहिम समझौता हुआ था, तो गांधी चाहते थे कि मतलब कि ये गांधी इब्राहिम समझौता भी रहे और मतलब कि कुछ ऐसा कर किया जाए जिससे मतलब कि सरदार भगत सिंह को छुड़ाया जा सके। लेकिन गांधी जी ने अगर 100% अगर किया होता, अगर 100% छुड़ाने का काम किया होता, सिर्फ जैसे गांधी इब्राहिम समझौता का अगर तोड़ दिया होता, इसको अंग्रेजों ने 2 चीज़ें कही, अगर आप इस समझौते में या तो समझौता मानिए या तो उनको करिए। तो ऐसा कुछ क्रिएट किया था जिससे गांधी इब्राहिम समझौता से तोड़ नहीं पाए। इसको ये अलग टॉपिक है, इसको अलग बात करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, लेकिन गांधी जी इसको समझौता तोड़ भी नहीं पाए और उसको मतलब कि उन लोगों को फांसी हो ही गई। अगर गांधी जी 100% चीज़ें किए होते तो मतलब उनको छुड़ाने की कोशिश की होती, तो गांधी के पास ऐसा था तो वो छुड़ा सकते थे। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं गांधी जी को जो पैक्ट था, गांधी इब्राहिम समझौता था, उसको तोड़ देना चाहिए था सरदार भगत सिंह को छुड़ाने के लिए। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, जो एकदम लास्ट जो एकदम इमोशनल मोमेंट है उस पर बात करते हैं। जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह इन तीनों लोग जेल में बंद थे। अब क्या हुआ कि राजगुरु सुखदेव से मिलने तो कोई आता नहीं था, उतना जल्दी कोई नहीं आता था मिलने, लेकिन भगत सिंह से मिलने उनके सारे परिवार के लोग आते थे, सब मिलने आते थे। जैसे उनके पिताजी आते थे, माताजी आते थे, उनकी 3 सिस्टर्स आती हैं जिनका पहला नाम है अमर कौर, सुमित्रा कौर, शकुंतला कौर, और उनका छोटा भाई, जैसे वो 2 भाई थे, कुलताप सिंह के बारे में बताते हैं। वो अपना लिखते हैं कि कुलताप सिंह इतना रोया उनको पकड़ के, क्योंकि लास्ट डे अगर इससे होता है कि लास्ट डे सभी मिलने आते हैं, तो कुलताप सिंह इतना रोया था उनको पकड़ के कि उनकी जो कपड़े थे, उनका जो कपड़ा था वो भीग गया था। लास्ट मोमेंट पे सभी लोग मिलने आते हैं उनके घर परिवार के, लेकिन सभी लोग बहुत रो रहे होते हैं। तो भगत सिंह को देखकर सभी लोग इतना ज़्यादा रो रहे होते हैं। तो भगत सिंह क्या कहते हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि उनकी माँ मतलब कि एक कोने में चुपचाप बैठ कर कोने में रो रही होती है। क्यों रो रही? क्योंकि जो माँ होती है बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट होती है अपने बच्चों के लेकर के, क्योंकि उसी बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाया और वो उसी बच्चे को अपने हाथों से चलना सिखाया, बहुत सारी चीज़ें करी। तो अब उसी बच्चे की फांसी हो रही है, तो वो मतलब एक इमोशनल मोमेंट होता है। जिस बेटे को उन्होंने पाला पोसा उसी को मतलब कि मरते हुए मतलब कि फांसी दे दी जाएगी, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। उनके पिताजी सोच रहे थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा रो रहे थे वो लोग भी। तो भगत सिंह कहते हैं कि हर घर में भगत सिंह निकलेगा, आज मेरा बलिदान ही लोगों को मोटिवेट करेगा, भारत देशवासियों को मोटिवेट करेगा, हर एक घर से एक भगत सिंह पैदा होगा, अपनी माँ से बोलते हैं। तो हमने बोला था कि 29 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी थी, ऐसा लिख दिया था उन्होंने, कोर्ट से मिल गया था, ऐसा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ थे ये बहुत चालाक थे। इन्होंने क्या किया कि अगर जिस दिन फांसी देंगे उस दिन ले जाएंगे तो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर देंगे, लोगों को मतलब कि नहीं ले जा पाएंगे ये लोग फांसी देने के लिए। इसीलिए क्या किया उन्होंने 29 को ना करके उन्होंने 23 मार्च 1931 को ही फांसी, मतलब कि 6 दिन पहले ही फांसी दे दी गई। अब
अब क्या हो इसका, अब जैसे फांसी दे दी गई सरदार भगत सिंह को। अब 1940 को, लगभग 9 साल बाद, उधम सिंह ने, तो 40 को उधम सिंह ने, 1940 को उधम सिंह ने वहाँ पे जाके, मतलब कि इंग्लैंड जा करके जनरल डायर को गोली मारी, क्योंकि जनरल डायर ही जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभी को मतलब कि मारने की गोली चलवा दी थी। उसके जस्ट मतलब कि इनकी फांसी के 16 साल बाद भारत देश आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हो गया था। तो एक क्रांतिकारी के बारे में आज आपने सुना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इनकलाब जिंदाबाद।